ये जो डिस्क है ये एक अपने आप में एक ऐसी डिस्क है जो को पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है और हर स्कूल में लग गई अब कि ये 7 कलर होते हैं और 7 कलर जब जैसे मूव करते हैं तो ये वाइट हो जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अब आपको वाइट नजर आ रहा है। तो 7 कलर मिक्स होके वाइट बनता है और वाइट से जो 7 कलर्स बनते हैं। जब ये पूर्ण बन गई तो अब हमारे पास यही नंबर है, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। जब इनकी रेपिटेशन होती है तो वही यही नंबर और बनते जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और नंबर बन जाता है। तो वो टेबल्स हमने कैसे बनाए, तरीका बदल दिया मैंने उसको बोला कि ये मेरा इसका कोड है 86420 86420। नंबर याद करवाया उसको, टेबल अपने आप याद हो गया। मैंने कहा यहाँ 0 1 2 3 4 लिख दे, 4 पे रुक के 4 से स्टार्ट कर ले, 4 5 6 7 8 ले, 8 का टेबल तैयार। प्रोफेसर जयपाल हैं हमारे लुधियाना में, तो वो बताने लगे कि ये कोड को जसिंदर ऐसे भी किया जा सकता है कि 2 2 ऐड करते जाओ। मतलब कब जब मैंने ये बताया तो उन्होंने आगे बता दिया। तो ये 18 का टेबल रेडी हो गया। तो इस तरीके से ये जो टेबल हैं बच्चे को आसान, बच्चे को क्या है कि बच्चे को जो चीज़ में इंटरेस्ट बन जाएगा ना वो करेगा। खुद बनाता हूँ जी मैं, सर जी मैं अब 118 का बना के दिखाऊँ, मैं कहा बना लो सर जी, बन गया ये 118 का बन गया। 1118 का बनाना है, लो जी 1118 का बन गया। इसको मैं बोलता हूँ 7 का टेबल। तो 7 का टेबल बनाने के लिए मैंने गिनती लिखी है, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ये हो गया, ये 7 का टेबल तैयार हो गया। बस और क्या किया मैंने तो गिनती लिखी है। ओह अच्छा, तो ऐसे होता था ये। हमारा ड्यूटी यही है कि बच्चों के पास नॉलेज फेंकनी है और वो नॉलेज मल्टीप्लाई होके फिर वापस आए, फिर समाज में वो सेवा कर सके, वो समाज के एक सही डायरेक्शन में जा सके। अध्यापक तो ये कर्तव्य बनता है धर्मेंद्र जी मेरे। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। मेरे हाथ में एक गोल घूमने वाली एक चीज़ है, लेकिन इसका संबंध साइंस के साथ है। साइंस को कैसे समझ सकते हैं आपको दिखाते हैं। एक ऐसा टेबल जिसके ऊपर काफ़ी कुछ पड़ा है, लेकिन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो टेबल दिखा दें कि क्या कुछ पड़ा है। ऐसा ही सामान आपको देखने को मिलेगा इस टेबल के ऊपर। ऐसे तो देखने में लगता है कि अजीब सी चीज़ें हैं, कोई मशीनरी पड़ी है, कोई मोटर पड़ी है, बॉटल्स पड़ी हैं, बाउल पड़ा है, बैलून्स पड़े हैं खाली, लेकिन इनका उपयोग क्या है साइंस में, इसका क्या यूज़ होता है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस सामान को संजो कर रखा है, जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी फिजिक्स के लेक्चरर हैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल कल्याण में। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर स्वागत है जी। नमस्कार जी, थैंक यू। सर जिस प्रकार से मैंने थोड़ा सा आपका जो सामान था आपसे पहले ही दिखा दिया है, क्या कुछ है ये, क्या यूज़ होता है, साइंस को आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? साइंस को समझने के लिए जहाँ हमें अपरेटस की ज़रूरत होती है वहाँ हमें बुक की ज़रूरत होती है। बुक में जो लिखे गए हैं ना, हमारे जो विज्ञानी थे वो जो लिख के चले गए हैं, वो उसको हम कैसे उस सिद्धांत को समझाते हैं यहाँ पर, उस अपरेटस की मदद से समझाते हैं तो इजीली बच्चे को समझ आ जाता है कि हाँ ये बुक में ऐसे लिखा था कि ये रे ऑफ लाइट इस साइड से जाएगी, इस साइड में जाएगी, अगर ये चमकदार सतह से वापस आ जाएगी तो उसको हम रिफ्लेक्शन कह देंगे, अगर आगे चली जाएगी रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हो जाएगा। लेकिन वो पढ़ के तो उसको समझ तो सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखता है ना तो उसके दिमाग में ये बात चली जाती है, ओ अच्छा तो ऐसे होता था ये। तो उसको मतलब भी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए अपरेटस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये जो अपरेटस रहता है ये मैंने नहीं तैयार किया हुआ, मैं बार बार यही बात हर जगह यही बताता हूँ कि ये मैंने कुछ नहीं खोजा इसमें से। मैं तो उन विज्ञानियों द्वारा खोज की गई चीज़ों को आपके समक्ष विचार विमर्श के लिए ला रहा हूँ। आपने भी इसको देखा सुना, मैंने भी देखा सुना, और मैंने इनको बच्चों तक पहुँच कर करवा दी इसकी कि ये देखो ये सामान है, ये पड़ा है, ये पड़ा तो पड़ा ही रहेगा,
क्योंकि न्यूटन जब पहली बार आए, जब उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिए, तो उन्होंने एक बात ये सिद्ध करके बता दी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इफ़ एनीथिंग इज़ एट रेस्ट दैट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी, अगर कोई चल रही है तो चलती रहेगी, वो कहते हैं। लेकिन कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल उपयोग नहीं किया जाता, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं ना करते, तब तक वो वहीं। बुक पड़ी है, ये बाउल पड़ा है, पड़ा रहेगा, चाहे 1 साल तक पड़ा रहने दो इसको। लेकिन जैसे ही इसको ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, भारी बल प्रयोग किया तो ये उठ गई वहाँ से। तो इस तरह से ये एक सिद्धांत है, न्यूटन का एक सिद्धांत है। ऐसे अनेक सिद्धांत हैं हमारी विज्ञान की पुस्तक में लिखे पड़े हैं, लेकिन उस पुस्तक के सिद्धांत को क्रैम करवाना, रट्टा लगाना जिसको बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन उस सिद्धांत को अप्रेटिस के यूज़ से समझा देना और विद्यार्थी तक लेके जाना कि समाज में ये हो रहा है, ऐसे होता है, तो वो अलग चीज़ है। तो लेकिन मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब मैं विद्यार्थियों को इस अप्रेटिस की सहायता से करवाता हूँ ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है। और अक्सर जब मैं विद्यार्थियों से अपना ये प्रैक्टिकल सेशन ख़त्म होने के बाद पूछता हूँ कि आपको सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, अच्छे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन उनसे पूछने का मेरा अभिप्राय ये होता है कि सबसे अच्छा उसके दिमाग में कौन सा फिट बैठा है, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग अलग है। किसी को न्यूटन्स लॉ अच्छे लगते हैं, तो किसी को बर्नौली सिद्धांत अच्छा लगता है, किसी को आर्किमिडीज का अच्छा लगता है, किसी सर सीवी रमन याद आ जाते हैं। तो इस तरह से उनको जब ये चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उनसे एक तो हमें इंटरेस्ट की बात पता चलती है कि इसका किस, क्योंकि यहाँ एरियाज़ हैं, कोई ऑप्टिक्स है, कोई प्रेशर है, कोई इलेक्ट्रिसिटी है, कोई मैग्नेटिज्म है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियर, तो उससे हमें पता चलता है कि ये किस फील्ड में जाने वाला है बच्चा। तो जापान और चीन क्यों आगे निकल गए? उनका कारण ये है कि उनको मालूम है कि बच्चे के सामने अप्रेटिस रख दिया उन्होंने, और वो देख लेते हैं कि किस लाइन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, मैकेनिकल में जा रहा है, उस लाइन में डाल देते हैं। तो जब छोटे से बच्चे को उस लाइन में डाल दिया जाएगा तो वो वाकई में उसमें कमाल का काम करके दिखाएगा। तो इसलिए ये अप्रेटिस ज़रूरी है, और अप्रेटिस की सहायता से जो एक्सपेरिमेंट्स हम दिखाते हैं बच्चे को, ठीक है, तो ये कह देना कि न्यूटन का ये तीसरा जो थर्ड लॉ है वो मोशन का, वो ये है कि दीवार के ऊपर आप बॉल मारते हैं तो बॉल वापस आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन बॉल मार के क्यों नहीं दिखाई जाती? मार के दिखाई जाए ना कि ये बॉल वापस आई है। अगर थोड़ी कम स्पीड से चलाओगे तो कम से आएगी, ज़्यादा से लगाओगे ज़्यादा से वापस आएगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। तो उसको ये बात उसके जहन में बैठ जाती है कि वाकई में ये ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि साइंस पढ़ाने से पहले बच्चे को इतनी सी समझ देनी और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि साइंस का मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं चलने वाला, मैथमेटिक्स से ही साइंस चलने वाली है। तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अगर बच्चे को क्लियर करवा दिया ना आपने, तो वो साइंस तो सीख ही गया, आधी साइंस उसको आ गई। क्योंकि आधे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल से बच्चा भागता क्यों है कि उसको ये लगता है यार ये फिर आ गया मैथ, वो मैथ से डर रहा है, साइंस से नहीं डर रहा। लेकिन हाँ जी, आप क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे किस हिसाब से जो साइंस है वो काम करती है? क्योंकि आपने बता दिया कि जिस प्रकार से खेल खेल में ही बच्चों को साइंस पढ़ाई जाती है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल को छोड़कर प्रैक्टिकली करवाया जाता है, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो इजीली हों और बच्चे आसानी से समझ सकते हों, वो आपसे देखेंगे कि क्या क्या है। देखो, समाज में ये बात बड़ी प्रसिद्ध है, प्रचलित है कि ये बेटा इस वायर को हाथ मत लगाना, इसमें करंट है ना, बस ऐसा कह के काम खत्म। नहीं, प्रैक्टिकली कहाँ पता चलता है, लेकिन तब पता चलता है जब वायर को अचानक से हाथ लग जाता है, तो पता चल जाता है वाकई भी वो बोलते थे करंट है, लेकिन करंट है। लेकिन करंट है क्या, करंट बनता कैसे है, ये चलता कैसे है? अगर चलता है तो करंट होता है, अगर रुका रहता है तो वो चार्ज होता है। लेकिन चार्ज के मूव करने से करंट कैसे बन गया, और बिजली कैसे पैदा हो रही है? जी, भागड़ा डैम से बिजली आ रही है जी, तो वो कैसे आ रही है, उसको सिद्धांत स्पष्ट करना तो एक सिंपल सी बात है कि फैराडे ने जब ये सिद्धांत दिया हमें कि ये एक कॉपर कॉइल है, ये ऐसे पड़ी है, इसमें एक मैग्नेट है, पड़ा है, लेकिन पड़े रहने से तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना जनरेट हो रही। लेकिन उसने सिद्धांत दिया है कि जब इसको आप मूव करोगे, मैग्नेट को मूव करोगे, और मूव करने के लिए भी डायरेक्शन दे के गए हैं वो जो साइंटिस्ट थे ना फेराडे, उन्होंने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि परपेंडिकुलरली जब ये लाइंस को कट करेगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी, देखना अभी ये ग्लो करेंगे चारे के चारे बल्ब्स जो हैं, ये देखो ये अब ग्लो कर रहे हैं। तब तक ग्लो करते हैं जब तक इसमें मैग्नेट है जो है वो रोटेट करता है। जैसे ही मैग्नेट को छोड़ देता हूँ, वो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, कोई उसमें लाइट नहीं आ रही है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है।
तो इसको जनरेट करने के लिए यहाँ मैंने एक आपको ये दिखाया है, एक मैं आपको और दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए मेरे पास ये मैग्नेट है, और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितनी कॉइल्स ज़्यादा होंगी, तो वो करंट कैसे इसमें आ जाएगा। कि मैं अपने कैमरामैन साथी गुरप्रीत को बोलूँगा कि ये दिखाएगा आपको कि ये देखो, हमने इसको मैग्नेट इसको में रख दिया, कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें से ये जो है बल्ब ग्लो करेंगे, देखो, देख रहे हो आप? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट रही है, लेकिन उतनी देर तक जनरेट रही है जब तक ये मूवमेंट में है। जैसे मूवमेंट खत्म होती है, बच्चे को समझ आ गया कि वाकई में अच्छा इसमें ऐसा नहीं है, ये वायर में कैसे ये चार्ज फ्लो कर गया। तो उसको पता चल गया कि जैसे ही इसको हम बाहर निकालते हैं, अंदर डालते हैं, अंदर डालने से भी बिजली बन रही है, बाहर निकलने से, इसका मतलब दोनों टाइम बिजली जनरेट हो रही है। लेकिन वहाँ पे एक और साइंटिस्ट आ गए, क्योंकि साइंटिस्टों ने काम जो किया ना बुक्स के आधार पे किया है। एक बुक में जो लिखा है उसको आगे किया, और उसमें जो लिखा है वो आगे लिख के चले गए, उस पर आगे तो वो लेंसेज आ गए। उन्होंने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये देखिए, अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब पास से उल्टा दिए हैं मैग्नेट के। जब पास से उल्टा देते हैं तो अब देखो कि पहले इस साइड वाला बल्ब ग्लो कर रहा था, अब दूसरी साइड वाला। तो ये लेंसेज ने अपना लॉ बना दिया कि डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है। पोल्स चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया। तो बच्चे को ये बात जब बुक में पढ़ता है तो समझ नहीं लगती, लेकिन जब ये तो जो एलईडी ग्लो करके दिखाए जाते हैं तो ये उसको बताया जाता है कि नॉर्थ साउथ है, इसमें हो रहा है क्या। मैग्नेट में एक्चुअल में क्या है कि उसके दो पोल होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है डाईपोल। क्या बोलते हैं उसको? डाईपोल। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैग्नेट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये एन और एस इसके दो पोल्स हैं। दो पोल्स होने की वजह से इसको डाईपोल बोला जाता है। ठीक है। अब बच्चे को बुक में लिखा हुआ है कि अगर इसको तोड़ दें तब भी ये अलग अलग नहीं होंगे। बच्चा ऐसे तो मानने वाला नहीं है ना, लेकिन बच्चे को जब थ्योरेटिकली करवा रहे हो मान लेता है, लेकिन वो सोचता रहता है कि कब ये इसको तोड़ के दिखाएगा मेरा साइंस टीचर जो है ना। तो हमने क्या किया कि एक इसको यहाँ से ब्रेकअप कर दिया। ये देखो, ये जब तोड़ के दिखाएंगे कि ये देख बेटा नॉर्थ साउथ अलग अलग कर दिए, वो कहेगा हाँ सर, लेकिन बुक में तो लिखा है अलग अलग नहीं हो सकते। तो फिर हम उसको दिखाएंगे कि ये देख बेटा, ये देख, ये यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ है और ये साउथ है, साउथ साउथ रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब उसको ये भी ज्ञान हो गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे ये था उसी तरह से लाइक पोल्स, चार्जेस वाले में चार्जेस आ जाते हैं, यहाँ पे पोल्स आ गए। तो साउथ, यहाँ पे साउथ क्रिएट हो गया। मतलब इसको यहाँ पे ये नॉर्थ बन गया है, इसका मतलब ये साउथ है, तो ये नॉर्थ ने इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ फिर बन गए नॉर्थ। इसका मतलब जितना कम करते जाओगे उतना नॉर्थ साउथ फिर डेवलप, ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको डाईपोल बोला जाता है। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ थी, एक मैग्नेट ही तोड़ना था ना टीचर ने, और क्या करना था। तो कैसे दिखाया जाए इसको, अब बच्चा अब समझ गया सर ये बिल्कुल बात सही है। अच्छा जसविंदर जी, ये बॉटल का क्या कंसेप्ट है? आप ये बॉटल रखी है आपने, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या इसका लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है सर कि देखिए, एक बॉटल में मैंने पानी डाल रखा है, क्योंकि वाटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना, तो उसमें हमने थोड़ा कलर डाल के रखा है, ठीक है। तो दूसरी बॉटल जिसको हम बोलते हैं खाली है, लेकिन साइंस की भाषा में खाली नहीं होती। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एयर होती है, तो उसमें एयर है। तो अब जैसे ही मैं इसको इन्वर्ट करूँगा, तो इन्वर्ट करने से क्या होना चाहिए कि पानी नीचे आ जाएगा, जो एयर है, वायु है, वो ऊपर चली चलिए। लेकिन वो वायु जो है, मैंने यहाँ इसमें ना दो स्ट्रॉज लगा रखे हैं। तो स्ट्रॉज लगा रखे हैं, उसकी वजह से ये आदान प्रदान हो रहा है, किसका? पानी और हवा का। हवा जो है अब वो ऊपर की तरफ, पानी जो है वो नीचे। क्यों आ रहा है? फिर ग्रेविटी का कंसेप्ट उसको समझा देते हैं कि ग्रेविटी वजह हर चीज़ नीचे आएगी, जो भारी होगी तो भारी चीज़ नीचे आ रही है। तो बच्चा कहे क्वेश्चन करेगा तो वो साइंसदान बन जाएगा कि सर हवा भी तो भारी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन फिर हवा को क्यों नहीं खींचती? हवा को खींचती है इसीलिए अर्थ के नज़दीक में जो एयर रहती है, लेकिन ऊपर एयर नहीं है, ऊपर वैक्यूम बनता जाता है। तो इस तरह से उसको, और दूसरा कंसेप्ट ये आ जाता है कि जब वो मिक्सिंग होती है तो वो फाउंटेन का काम करता है। तो उसको साइंस का बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाता है कि ये फाउंटेन कैसे चल रहा है, ठीक है ना। एयर और वाटर के रिसाइकलिंग करने से हमारे पास ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है बच्चे को। साइंस की साइंस पढ़ गया, मॉडल का मॉडल बन गया, डेकोरेशन की डेकोरेशन है, और उसको समझ आ गया कंसेप्ट। तो मतलब ये समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है अप्रेटस जो है,
अप्रेटस जो है हमारे साइंटिस्टों ने बनाया है। जैसे आपने धर्मेंद्र जी ये बात दिखाई ना यहाँ पे, ये जो डिस्क है ये एक अपने आप में एक ऐसी डिस्क है जो को पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है और हर स्कूल में लग गई अब। हर स्कूल में बच्चा जाता है, इसको रोटेट करता है, जब रोटेट करता है उसको बताते हैं कि बेटा इसमें कलर कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो उसने बताया था न्यूटन जी ने कि ये 7 कलर होते हैं और 7 कलर जब जैसे मूव करते हैं तो ये वाइट हो जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अब आपको वाइट नज़र आ रहा है, तो 7 कलर मिक्स होकर वाइट बनता है और वाइट से जो 7 कलर्स बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया उसको कंसेप्ट। जो हमने उसको प्रिज्म से दिखाया था ना कि ये 7 कलर्स ऐसे बनते हैं, तो कौन सा कलर है जो कम वहाँ से मुड़ जाता है, बेंड होता है, तो वो रेड कलर है। तो रेड कलर कम बेंड होता है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसीलिए वो चौक में जो लाल बत्तियाँ रहती हैं ना, वो लाल बत्ती इसीलिए मशहूर हुई है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा दूर से दिखाई दे देता है। अच्छा, रेनबो भी इसी सिद्धांत के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रेनबो के कलर्स हैं वही ये सेम कलर्स हैं, वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यही कलर रहते हैं। और जो ब्लू कलर रहता है वो मिडवे रहता है, ये वायलेट और रेड के बीच में रहता है। ये देखिए, ये वायलेट है, ये रेड है, इसके जो सेंटर में रहता है ये जो कलर है ब्लू, इसीलिए स्काई जो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करता है, मतलब फैलता है। इसके फैलने की वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आता है और जो ओशन का वाटर है वो ब्लू नज़र आता है, और कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को ये चीज़ सिखाई जा सकती है कि कौन सा कलर कम स्कैटरिंग करता है, कौन सा ज़्यादा स्कैटरिंग करता है। और लाल बत्ती की जगह येलो क्यों नहीं लगा देते, क्योंकि येलो के उतनी ज़्यादा दूर से नहीं दिखाई देती हमें। येलो कलर है जो आई के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन येलो कलर नहीं हमें वहाँ यूज़ करते, उसमें रेड यूज़ करते हैं। तो ये स्टडी जो है उसको बच्चे को यहाँ से पता चल जाती है कि अपरेटस को यूज़ करने से किस तरह से ये समझ आ गया, उसको कंसेप्ट समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं हम कंसेप्चुअल वे ऑफ टीचिंग। अच्छा सुंदर जी, साइंस की बात हो गई, लेकिन किसी बच्चे को आज 10 तक का पहाड़ा पूछा जाए तो उसको वो भी नहीं आता। कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूला हो जिससे बच्चे चुटकियों में ही बिना झिझक पूरे का पूरा पहाड़ा याद कर लें? हाँ हाँ, आइए, तो यहाँ बोर्ड पे चलते हैं हम, ठीक है। तो पहाड़े याद करने के लिए बच्चे को क्या करना है, मैं तो सिंपल कहता हूँ कि पहाड़े बने किससे हैं, गिनती से बने हैं ना। और गिनती है कहाँ से भी, 1 से लेकर 9 तक लिख दो भाई जी। ये क्या लिखना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे नेचुरल नंबर थे जी, जो हमने कुदरती मतलब ढूंढ लिए। लेकिन इसके आगे हमने 0 जब लगा दी तो ये होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्या बन गई। जब ये पूर्ण बन गई तो अब हमारे पास यही नंबर है, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। जब इनकी रेपिटेशन होती है तो वही यही नंबर और बनते जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, और नंबर बन जाता है। तो वो टेबल्स हमने कैसे बनाए, जैसे बच्चों ने ये किया कि 8 1s are 8, 8 2s are, 2 बार 8 को कर लिया तो 16। हुण अब 2 बार हमने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, तब भी 16 है, अगर ऐड कर लिया तब भी 16 है, किया तो 2 बार ना। तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है और डिवीज़न का मतलब क्या है, ये बच्चे को समझा देना चाहिए कि ये ऑपरेशन होते हैं हमारे पास 4, प्लस या माइनस। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई जो है उसका मतलब हम चीज़ को प्लस करते जा रहे हैं, और जो डिवाइड है इसका मतलब क्या है कि उसको हम माइनस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। इसके मल्टीप्लाई का मतलब ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो वहाँ से उसको क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ज़्यादा हो रहा है। देखिए 8 को 3 से कर दूंगा तो 24 हो जाएगा, और ज़्यादा हो गया। 4 से कर दूंगा, लेकिन ये कैसे हुआ कि हमारे पास तरीका बदल दिया मैंने। वो मैंने उसको बोला कि ये मेरा इसका कोड है 86420, 86420, नंबर याद करवाया उसको, टेबल अपने आप याद हो गया। मैंने कहा यहाँ 0 1 2 3 4 लिख दे, 4 पे रुक के 4 से स्टार्ट कर ले, 4 5 6 7 8, ले 8 का टेबल तैयार हो गया। 8 16 24 32 40, उसका इंटरेस्ट क्रिएट। अरे सर इतना आसान था, सर मैं बनाता हूँ अब, तो वो कहेगा मैं बनाता हूँ, बस इतना कहने की ज़रूरत है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो अब 8 से 18 तक पहुँचाना है उसको हमें जी। तो मैं यहाँ से डस्टर लेता हूँ, हम चलते हैं 8 से 18। ये देखिए, ये 8 का टेबल है हमारे पास। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्शन हमने बनाया यहाँ पे 0 2 4 6 8, एक्चुअल में ये यही कोड था
864208 लेकिन इसको बच्चे को ये समझा दें कि बेटा 0 में 2 ऐड कर, 2 में 2 ऐड कर, 2 में 2 ऐड, फिर 2 ऐड कर, आगे आगे चलता जाए, ये बन जाएगा। लेकिन इसी कोड से हम 18 का टेबल तैयार करने जा रहे हैं। तो प्रोफेसर जयपाल हैं हमारे लुधियाना में, तो वो बताने लगे कि ये कोड को जिस अंदर ऐसे भी किया जा सकता है कि 2 ऐड करते जाओ। मतलब कब, जब मैंने ये बताया तो उन्होंने आगे बता दिया। तो मतलब ये चीज़ है ना जो, तो यहाँ पे जब इस कोड को हम फिर लिख लेंगे तो यहाँ पे 18 का टेबल तैयार हो जाएगा। 1 + 0 1 बन गया, 2 + 1 3 बन गया, 3 + 2 5 बन गया, 4 + 3 7, 5 + 4 9। तो ये 18 का टेबल रेडी हो गया। तो इस तरीके से ये जो टेबल हैं बच्चे को आसान, बच्चे को क्या है कि बच्चे को जो चीज़ में इंटरेस्ट बन जाएगा ना वो करेगा। खुद बनाता हूँ जी मैं, सर जी मैं अब 118 का बना के दिखाऊँ, मैं कहा बना लो सर जी, बन गया, ये 118 का बन गया। 1118 का बनना है, लो जी 1118 का बन गया। मतलब कैलकुलेटर की बिना हम इतनी जल्दी से कैसे इसको कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूरत थी हमारे को, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है और कंप्यूटर सबसे पहले कर देता है सारा कुछ। लेकिन उतनी तेज़ अगर मनुष्य भी करता जाएगा तो वाकई में हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर और मनुष्य मिलकर। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे कि ये एक टेबल यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इसको मैं बोलता हूँ 7 का टेबल। तो 7 का टेबल बनाने के लिए मैंने गिनती लिखी है, ये लिख दिया मैंने जी। अब इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ये हो गया, ये 7 का टेबल तैयार हो गया। बस और क्या किया मैंने तो गिनती लिखी है, जो मैंने यहाँ से 1 से लेकर 9 नंबर लिखे थे वही नंबर यहाँ लिखता हूँ, लेकिन उनको लिखने का ढंग बदल लेता हूँ। वही 86420 वो भी वही नंबर है, ये 1 2 3 4 5 ये भी वही नंबर है। इस तरह से ये जो टेबल फॉर्मेशन है बच्चे को इंटरेस्ट में ले आती है। इससे आगे फिर उसको ले जाता हूँ कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। अब ये जो मैजिक स्क्वायर है आप देखेंगे यहाँ पे 4x4 का हम बनाते हैं इसको। यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, ये 16 तक लिख लिए। अब मैजिक स्क्वायर क्या रहता है कि उस स्क्वायर में जहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर हैं, चाहे इस साइड में ऐड करें जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटली, इस साइड में ऐड करें जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली, ये डायगोनली, किसी साइड से भी ऐड करें तो नंबर उनका सम सेम आना चाहिए। तो सम को सेम लाने के लिए अब यहाँ पे इसको ऐड करें, 4 3 7 2 9 1 10 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो बनता नहीं है। तो इसको फिर टीचर बताता है कि भाई इसको एडजस्ट करो, वहाँ पे तो सारे छोटे हैं, यहाँ पे सारे बड़े हैं, कैसे सम तो बराबर हो ही नहीं सकता, बैलेंस कैसे होगा, तकड़ी कैसे बैलेंस करेगी जब दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए 3 को मैं यहाँ ले आया, 14 को यहाँ ले गया, 15 को यहाँ ले आया, 2 को यहाँ ले आया। अब चेक करते हैं, 15 और 1 16 और 14 30 और 4 34, 16 2 18 3 21 13 34, तो ये बन गया, बराबर हो गया। बिल्कुल ये बराबर हो गया। लेकिन बच्चा कहता सर इसमें भी बराबर करके दिखाओ। बच्चा तो कहेगा है कि ये मेरा कुज्जा है, इसमें समंदर डाल दो। तो ये तो टीचर ने देखना है कैसे डालना है। तो कोई बात नहीं, टीचर के पास सारे मेथड रहते हैं। वो कहता है यहाँ पे भी कर ले बेटा इसको थोड़ा चेंज। तो अब देख 12 6 18 7 25 9 34, 8 10 18 11 29 5 34, 9 4 13 5 18 16 34, 10 3 13 6 19 15 34, डायगोनली 13 10 23 7 30 4 34, 16 11 27 6 33 और 1 34, 1 और 4 5 और 16 21 और 13 34, 6 और 7 13 और 11 24 और 10, भाई जहाँ से मर्जी देखो 34 34 ही आएगा भाई। तो ये है मैथमेटिक्स। बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स जब बच्चा सीख जाएगा तो कैसे मेरी क्लास से भागेगा। बिल्कुल इंटरेस्ट बनेगा, एक कहते हैं ना किताबी कीड़ा बन जाता है। उसकी बजाय आप उसको खुले में लेकर आओ तो कीड़ा वो खुद से उड़ना भी सीख जाएगा, रेंगना तो अलग बात है। और अब आपका जो पार्क है वो बड़ा एक्टिव कर रहा है, अट्रैक्ट, तो उसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि क्या क्या आपने जो इंस्टॉल कर रखा है, क्या चीज़ें हैं उसमें, तो उसका भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए इस पार्क की ये जो जैसे मैंने 8 और उसका टेबल बताया ना आपको 7 का, इसी तरह से ये टेबल फॉर्मेशन का एक मेथड लगा रखा है मैंने। ये मैंने 10 स्ट्रिप्स लगा दी हैं। वे बात फिर वही है, वे नंबर वही रहने हैं वो जो हमने 0 से लेकर 9 तक
देखो, अब इसको इसमें से कोई एक स्ट्रिप हम पकड़ लेते हैं। सपोज करो कि हमने ये 3 नंबर की स्ट्रिप पकड़ ली, तो अब हम काउंट करेंगे उस साइड में कितनी स्ट्रिप्स रह गई हैं, 2। और इस साइड में काउंट करो कितनी रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो उस साइड में थी 2, इस साइड में 7, 2 और 7 27, और 9 3 कितने होते हैं, 27। जवाब आ गया। बच्चा इसको पकड़ेगा, अरे 6, अरे 3, अरे 9 7 63, ठीक है सर आंसर। तो उसको पता चल जाता है कि यार इसको पकड़ने से आंसर आ रहा है, कमाल है। तो इस तरह से जैसे ये ट्रायंगल सेंटर बना दिया हमने कि एक ट्रायंगल सबको दिखाई जाती है कि त्रिकोण है जी, त्रिकोण है जी, 3 साइडों वाली है, 3 कोण है, लेकिन उसके अंदर क्या छिप रखा है ये तो कोई बताता ही नहीं है। बुक्स में लिखा है, बताने के लिए हमें इसको सामने लाना पड़ेगा। तो सामने जब लेके आएंगे तो उसको अरे ये सर इतनी लाइनें खींच रखी हैं। हाँ बेटा, ये जो है इसके जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिलते हैं, ट्रायंगल्स मीट करती हैं, ये अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। अब उसको पता चल गया अल्टीट्यूड भी होता है इसमें, हाँ, एंगल का बाइसेक्टर भी होता है, साइड का बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। ये चारे चीज़ें हैं जो HIGC बनाती हैं। उसके बाद HG और C में से पास करने वाली लाइन भी एक होती है, ये यूलर लाइन बोली जाती है। तो ये लाइन सिर्फ I में से पास नहीं होती, ये तीनों पॉइंटों में से पास होती है। तो ये कमाल की चीज़ें जो छिपी हुई हैं, पड़ी हुई हैं बुक्स में से, वो सामने लेके आनी है हमने बच्चों के। तो इस तरह के मॉडल जो हम बना के रखते हैं बच्चों के लिए, तो वो मॉडल जैसे फिज़िक्स का ये लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल मैंने बनाए हैं ना, तो बच्चे को कम से कम ये पता चले। बच्चे को ये तो बता दिया हमने कि जी की जो वैल्यू रहती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है, उसने रट्टा लगा लिया, क्रैम कर लिया। लेकिन ये जो पेंडुलम है ये कैसे काम करता है, ये देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकली उसको करके दिखाया जाता है कि इसको यहाँ से नहीं, इतना नहीं खींचना, इसका एक एंगल रहता है, कितने एंगल से जाएगा ये, वहाँ से उस एंगल से जाएगा तो इसमें ऑसिलेशंस आएंगी। जब ऑसिलेशंस आएंगी ये टाइम के अकॉर्डिंग चलती हैं। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको बताते हैं कि ये फार्मूला लगाओ भाई, T=2πL/g का अंडर रूट, वहाँ से g की वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने खुद जो वैल्यू निकाल के दिखाई है 9.77 आई है, तो वेरी करती है ये जगह से जगह पर, लेकिन उसको ये तो पता चल गया ना कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर बुक में लिखा है तो 9.77 आ रहा है यार, ओके, अच्छा ऐसे था, ये प्रैक्टिकली कर लिया उसने, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट लेके आए हम कि ये मूव करेंगी जो गाड़ियाँ हमारी सर्कल में जब घूमती हैं ना, कोई भी चौक आ गया या चौरस्ता आ गया तो उसमें ये घूमेंगी, तो नीचे हमने एक इसके शाफ्ट लगा दिया है, शाफ्ट के साथ हम डायनमो लगा देंगे, डायनमो से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होने लग जाएगी। तो उस चौक की जो बिजली है वहाँ से ही जनरेट हो जाए, गाड़ियाँ चलें, गाड़ियाँ चलने से वो उसको घुमा दें, उसके घुमाने से क्या है कि वो नीचे से वो जो मैंने आपको सिद्धांत बताया ना कि मैग्नेट जो है वो घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे उनका देखा जाता है। व्हाट डिड यू सी फर्स्ट, कि आपको पहली नज़र में क्या दिखाई दे रहा है। किसी को ट्री दिखाई देता है, किसी को गुरिल्ला दिखाई देता है, किसी को जो है लाइन दिखाई देता है, किसी को फिश दिखाई देती है। तो वहाँ से उसकी नेचर को पढ़ा जाता है कि बच्चे को क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहला उसका फोकस कहाँ गया है, बिल्कुल है, तो उसका करैक्टर क्या है, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ें जब वो सीखता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा सर। लेकिन जब ये एजुकेशनल पार्क तो बहुत देखे, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। तो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज क्या बता रही है हमें, जैसे ये एक पोस्टर मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, गुड, आप देखिए गुड, किसी को गुड दिखाई देता है, किसी को इसी में ईविल नज़र आने लगता है ना, तो इसका मतलब गुड में ईविल भी रहता है अच्छाई में बुराई है ना, बिल्कुल। तो बुराई पर अच्छाई की जीत, रामचंद्र जी इसका प्रतीक हमारे पास। तो वो जो बताया जाता है वो उसको प्रैक्टिकली जब दिखाते हैं ना यहाँ पे कि गुड में ही ईविल रहता है, लेकिन कुछ किसी को ईविल नज़र आता है, किसी को गुड नज़र आता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से गुड लेना चाहते हैं या ईविल लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से जब हम ये चीज़ें दिखाते हैं, ये एक हमारे पास मॉडल रहता है, या भाई इसके ऊपर प्लांट्स भी आ गए हैं, कोई बात नहीं, वो नेचुरल चीज़ है। तो ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे लगता है कि इसके ऊपर हमने कोई बॉक्स डाल रखा है, लेकिन ये 2D है सारा, लेकिन 2D को 3D में दिखा देना, 2D को 3D में दिखाना, दूर से जब देखेगा ना तो उसको ये लगेगा कि इसके ऊपर बॉक्स रख रखा है, लेकिन वो लाइंस हैं, इस तरह से उसको डायगनली कर दिया गया है कि वो ऐसे इल्यूजन क्रिएट करता है, ऐसे लगता है नहीं है, लेकिन लगता है, जैसे मिराज का कंसेप्ट रहता है हमारे पास। तो इस तरह से ये जो हमने ये जो
टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है। इस पार्क में ये बनाने का हमारा यही मोटिव है कि बच्चा एक बार पार्क में एंटर करे तो कम से कम आधा घंटा ये चीज़ें सीख के जाए, यहाँ से अलग अलग तरह के कंसेप्ट और प्रैक्टिकली वो करके जाए। तो यहाँ पे एक ये जो लाइंस लगा रखी हैं, ये जो लाइंस हैं एक्चुअल में ये पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन दूर से देखेगा तो उसको लगेगा अरे ये पैरेलल नहीं है। फिर को बोलते हैं स्केल लेके आओ, इसको मतलब पूरे मेजरमेंट करो। वो कहते हैं सर ये तो पैरेलल है, दिखाई पैरेलल नहीं देती हैं। इसका मतलब आँख से दिखाई देने वाली चीज़, वो हर चीज़ जो आँख दिखाती है, क्योंकि आँख देखने का काम नहीं करती है, आँख दिखाने का काम करती है। लेकिन हमें यह है कि हमारी आंखें देख रही हैं। अरे नहीं भाई, आंखें नहीं देख रही हैं, आंखें दिखाने का काम। कब दिखती है चीज़? जब उस वस्तु के ऊपर जो प्रकाश डलता है वो प्रकाश फिर वापस जाता है, प्रवर्तित होता है, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि हमारे दिखाने में सहायता करता है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहते हैं। एक हमने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, पिंजर है। तो बच्चे आते हैं, जब बच्चे आते हैं तो कोई इसकी जो बाजू है ऊपर कर गया है ना, तो वो इसमें उसका इंटरेस्ट रहता है कि यार ये कैसे काम करता है ना, तो वो ऐसे कर जाता है। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? कि इसके पीछे का राज ये है कि उसको बताना कि ये तेरा अंदर से ह्यूमन स्केलेटन ऐसा है। तो शीशे हर रोज़ शीशे मिरर के सामने खड़ा होकर बड़ा सज धज के रहता है ना, अंदर से तू ऐसा है, ये देख ले, तो उसको दिखाया जाता है। तो इसकी हड्डियां गिनवाई जाती हैं कि 206 हैं, तो 206 किस तरह से है उसकी काउंटिंग करवाई जाती है। तो मैं यहाँ से बताता हूँ उसको कि ये 26 जो हड्डियाँ बोन्स रहती हैं जो पैरों में रहती हैं, 27 हाथ, ये जो हमारे हाथ है एक हाथ में 27 होती हैं, यहाँ ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ 28 होती हैं। जो 26 27 28 का कंसेप्ट लेके आया मैं कि 26 27 27 27 28 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसमें 52 रहती हैं, और ये यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, सबका जोड़ लगा लो 206 हो गई। 1 मिनट से कम समय में मैंने 206 हड्डियाँ गिनवा दी आपकी। तो बच्चा कैसे नहीं रुकेगा भाई पार्क में। बिल्कुल जी। तो एप्लीकेशन मतलब अप्लाई किया ना नॉलेज को, तो टेक्नोलॉजी बन गया है अब। तो इसलिए इसका नाम हमने ये सोचकर टेक्नोलॉजी पार्क रखा है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं मैडम रमनदीप कौर जी, वो पूरा इस बात के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं हर अध्यापक को कि कुछ नया करते हैं, चलो कुछ भी करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है, हमें भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आज क्या नया करेंगे। अरे बच्चों को रहता है सर आएंगे ना असेंबली में तो कुछ नया लेके आएंगे। एक दिन मैं वहाँ गया असेंबली में, 2-3 दिन की बात है, तो 6th में नए बच्चे आए थे। तो मैंने उनको कंसेप्ट बताया कि 103 को 104 से गुना करो, तो वो तो जी लग गए गुना करने। मैंने कहा आंसर आ गया है, कहते कितना? मैंने कहा 10712। सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया? मैं कहा आप भी करोगे? तो हाँ, जो रिसेस का टाइम होता है ना, उसके बाद जब वो बच्चे मेरे पास आए तो 6th के बच्चे मेरे पास पहली बार मिले थे और मेरे पास ही रह गए। सर ऐसा मतलब उन्होंने 15-20 सम किए वहाँ बैठकर मेरे पास, और घर से फिर खुद दूसरे दिन फिर करके लाए खुद। तो यही तो करना है हमें, और क्या करना है। हमारा ड्यूटी यही है कि बच्चों के पास नॉलेज फेंकनी है और वो नॉलेज मल्टीप्लाई होकर फिर वापस आए, फिर समाज में वो सेवा कर सके, वो समाज के एक सही डायरेक्शन में जा सके। अध्यापक तो ये कर्तव्य बनता है धर्मेंद्र जी मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल जसविंदर जी, जिस प्रकार से आपने पूरा प्रैक्टिकली बता दिया है कि असल में साइंस क्या है, फिज़िक्स क्या है और मैथमेटिक्स जिसको बोझ समझा जाता है, बच्चे अक्सर डरते हैं, घबराते हैं, तो खेल खेल में ही किस प्रकार से उस विषय को आसान बनाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू D5 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसी प्रकार नई शख्सियत लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।